हैं प्रोग्राम को प्रॉपरली शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी यकीनन एक ऐसा सब्जेक्ट हम हमेशा लेके आते हैं जो कि आप लोगों की लाइफ के अंदर उसकी कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंस जो है बहुत अच्छी मौजूद होती है। हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा फेस ज़रूर करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है हमने डिसाइड किया कि आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के हवाले से कि ये जो ज़िंदगी में रोज़ाना छोटे छोटे मसाइल हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि रोज़ाना डेली बेसिस पे छोटी छोटी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और वो छोटे छोटे प्रॉब्लम फिर आखिरकार बहुत बड़े बन जाते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है शायद हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और अक्सर लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं दूसरे लोगों के ऊपर कि आप हमारा मसला आप सॉल्व कर दें। तो बात करेंगे आज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के हवाले से। हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। तो सर, एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे इतना बड़ी तब्दीली ला सकता है कि जब उसको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको खुद से सॉल्व कर ले? सबसे जो अहम बात जिसको बताए बगैर हमारा टॉपिक मुकम्मल नहीं होना वो ये ना, ये लाइफ है, ज़िंदगी और आलम असबाब है इस दुनिया में कि वो हमें आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी गुजारने के साथ बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी प्रॉब्लम्स आर लाइफ, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है कि ज़िंदगी का एहसास मसाइल के साथ है, प्रॉब्लम्स के साथ है। कोई प्रॉब्लम फ्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं है। दुनिया का कोई बंदा बादशाह है, फ़कीर है, किसी भी ओहदे किसी भी मकाम पे किसी भी तरह है, अगर इस आलम असबाब में मौजूद है तो उसके लिए प्रॉब्लम ज़रूर है। मैं एक छोटी सी तमहीद के साथ इसका आगाज़ करूँगा कि एक रवायत है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया पे आएंगे और इस दुनिया पे आने के बाद एक मखसूस मस्जिद है जिसके मीनार पे वो उतरेंगे। उतरने के बाद उनके हवारी, उनके फॉलोअर्स जो उनसे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और वो इकट्ठे होकर उन्हें कहेंगे कि बड़ी बात है, आप अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर नबी आप आ गए हैं। उस मस्जिद के मीनार पे खड़े होकर आवाज़ लगाएंगे और कहेंगे सीढ़ी का बंदोबस्त करो। तो वो सब कहेंगे या ईसा, आप आसमान से इस मीनार पे तो आ गए हैं, तो आप नीचे ही आ जाते, आप यहाँ सीढ़ी क्यों मांग रहे हैं? तो वो कहते हैं कि देखो मैं आलमे असबाब में आ गया हूँ, इस आलमे असबाब में सीढ़ी मांगनी पड़ती है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स जो चैलेंजेस दुनिया के हैं वो नबी रसूल पैगंबर दुनिया के किसी भी शख्स के लिए प्रॉब्लम सिमिलर होते हैं। और ये एक बड़ा इसमें विजडम छुपा है जिसमें हम बात करना चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स में आखिर विजडम क्या है, इसका पॉजिटिव पहलू क्या है, क्या वजह है कि मालिक ने प्रॉब्लम फ्री वर्ड नहीं रखी, मसाइल रखे हैं, और क्या वजह है कि मसले आपको वक्त हालात चीज़ों के साथ किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी नोयत में आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है यही आपका चैलेंज है इस दुनिया में भेजे जाने का कि जब आप दुनिया में आए हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अक्सर लोग जो है वो दूसरों की ज़िंदगियाँ देख के बहुत ज़्यादा एनवियस भी फील करते हैं, जेलस भी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि इस शख्स की ज़िंदगी में शायद कोई मसला नहीं है और सारे मसले जो है वो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में डाल दिए। तो ये एक बड़ी डिप्रेसिव सी आपकी थिंकिंग है, बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा लोगों की है। ऐसा इसलिए भी है कि हम हकीकत को नहीं जानते। देखो जो मसाइल हैं दुनिया के, जो मैं जिसे प्योर विजडम कहता हूँ, प्योर विजडम वो बड़े लोग हैं जिनके को डाउट ही नहीं है कि उनके विजडम पे। रूमी जैसा इंसान, एक बड़ा इंसान, मसनवी रूमी लिखने वाला कहता है कि जख्म जोन से, यानी प्रॉब्लम्स ट्रबल से जो आपको जख्म मिलते हैं दिल पे, वो रोशनी अंदर ले जाने का एक जरिया है। यानी कि जख्म, प्रॉब्लम, चैलेंज, मुश्किलात जो सी वो आपके अंदर इनलाइटमेंट पैदा करते हैं, आपके अंदर एक लाइट का सोर्स बनते हैं। प्रॉब्लम्स दरअसल ये है कि हमारी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल जो हमें ज़िंदगी के पैकेज में साथ मिलते हैं, वो तमाम मसाइल हमारे ज़र्फ़ को, हमारे हौसले को, हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए होते हैं। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉब्लम से होती है। आज दुनिया में जीनियस की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। जीनियस वो है जो मसाइल का सामना करता है, उनसे सीखता है और आने वाली जिंदगी के लिए कुछ नए असूल और ज़ाब्ते बना लेता है। सही। और एक होता है ना कि जैसे एक बच्चा भी है, उसको आप जब तक मना बेशक करते रहेंगे, यहाँ से आप गिर जाओगे, यहाँ से आपको चोट लग जाएगी, वो तब तक बाज नहीं आएगा जब तक उसे एक दफ़ा चोट लगेगी नहीं। एक दफ़ा जब आपके साथ कुछ हो जाता है प्रॉब्लम्स की वजह से, कोई आपके साथ मसला, तो वो दैट्स अ लाइफ टाइम लेसन। वो फिर आपको सारी जिंदगी नहीं भूलता। फिर आपको पता होता है कि भाई इस सिचुएशन में मैंने ये करना है। तो एक तरह से दीज आर ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, आई वुड से। ये जो प्रॉब्लम, कोई शक नहीं, इंसान को किताबों ने, टीचर्स ने इतना नहीं सिखाया जितना इंसान को तजर्बात ने सिखाया, इंसान को गलतियों ने सिखाया और उन गलतियों से मिलने वाले असबाक ने सिखाया है। इंसान का बड़ा मुर्शिद तजर्बा है।
और तजर्बे के बगैर इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। तो गलतियां, मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स दरअसल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हैं, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो उनसी है वो होती ही, मैं लाख बार किसी को समझा लूं, गाइड कर लूं, उसे नसीहत कर लूं, कुछ चीजें हैं जो करके ही सीखनी है। बिल्कुल। और वो हम फुल ऑफ विजडम होने के बावजूद हमारी जो नस्लें हैं, इवन हम कोच मेंटोर भी दावा नहीं करते कि कुछ चीजें जो उनसी हैं वो जिंदगी नहीं सिखानी है, मसलों नहीं सिखाने हैं, और वो मसले सिखाने के बाद जो बंदे को बनाते हैं वो बंदा मसले से पहले और मसले के बाद में, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, एक होता है ना कि आप अक्सर या तो जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं, उन्हें बाहर की हवा जिसे कहते हैं नहीं लगने देते, हर तरह से कोशिश होती है कि एक शील्ड जो है उसके गिर्द डाल दी जाए कि बच्चे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की कि जो बच्चे रियलिस्टिक इन्वायरमेंट में जो पलते बढ़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिर उनको मतलब एट देयर ओन एंड्स उसको सॉल्व करते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो बड़े होते हैं उन बच्चों की निस्बत जिनको कि आप टोटली प्रोटेक्टेड रखते हैं, और वो मेरे ख्याल है बड़े होके वो उस रेस में जो है बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसा है, उसकी बहुत बड़ी वजह हम गांव के देहाती लोग एक छोटी सी मिसाल देते हैं कि चूजा उसने अंडे से बाहर आना होता है। हाँ। जब वो बाहर आने लगता है तो चूंच मारता है, सबसे पहले वो चूंच मारता है और थोड़ा सा अंडा टूटता है। वो जो थोड़ा सा अंडा टूटता है तो देहाती बच्चे उसकी मदद करना चाहते हैं कि हाय कितनी मुश्किल में है, इसको इस शेल से बाहर आना है, इसकी हेल्प कर दो। और जिन चूजों की हेल्प करके उन्हें निकाल दिया जाता है, देखा गया है कि आइंदा चंद दिनों में वो चूजे मर जाते हैं, यानी जल्दी मर जाते हैं। और वो चूजे जो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने परों की ताकत, अपने विंग्स की ताकत से बाहर आते हैं, वो जिंदा रहते हैं। वजह ये है कि जो मसाइल हैं वो आपके मसल्स को मजबूत करते हैं, आपके असाब को मजबूत करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जो नाकामी से बचता है दरअसल वो कामयाबी से बचता है। नाकाम जो नहीं होता वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि नाकाम होने वाला जानता है कामयाबी की कीमत क्या है। बिल्कुल। तो अगर आपकी भी लाइफ में कभी आप कीजिए अप्रोच हो कि परेशानियां आनी नहीं चाहिए या आई हैं तो फौरन से सॉल्व हो जानी चाहिए। इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ी टफ बनाया। वैसे हमें जब तक वो जो जिसे कहते हैं ना कि हॉट वाटर्स में आप जाते नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपका कितना कैलिबर है। आप कभी कभी इंसान खुद हैरान हो जाता है कि ये मेरे साथ ही सब कुछ हुआ था एंड यू नो आई केम आउट लाइव आउट ऑफ दैट। तो ये इंसान को समझ तब तक नहीं लग सकती जब तक आपके साथ एक्चुअली सब कुछ नहीं होता। वजह है दुनिया के जितने बड़े नाम हैं, बरीरा देखिए, हिस्ट्री निकाल के देखिए, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़िए, वो तमाम के तमाम लोग मुश्किलात की इंतहा के बाद बड़े इंसान बने। ऐसा मुमकिन नहीं है, प्लेट में रखी कामयाबी कभी नहीं होती। और अगर प्लेट में रखी कामयाबी मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। इंसान जो सा वो बहुत से मसाइल का सामना करने के बाद एक हीरा नगीना जिसको कहा जाता है, उसको नगीना बनने के लिए काटना पड़ता है 90 दफा। जो जानते हैं उसको, उसकी ग्राइंडिंग को वो जानते हैं, 90 दफा कटने के बाद 100 दफा 90 दफा कटने के बाद आखिर कोई काबिल होता है, चमकता है। यानी चमकने के लिए लाजिम है कि आप टूटें। आप टूटेंगे नहीं तो आपका वो जो खोल है, जो कंफर्ट जोन का खोल है, वो टूटेगा नहीं। दुनिया के बड़े सूफिया, बाबा फरीदगंज शक्कर, उनका एक शेर है, उसका मफहूम है, वो कहते हैं फरीद आंसू बहा, क्योंकि तो आंसू बहाएगा तेरा अंदर का खजाना बाहर आएगा। इकबाल कहता है तू बचा बचा के न रख से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर निगाहे आईना साज में। यानी इंसान टूटता है, जब टूटता है तो बनता है, टूटे बगैर बन नहीं सकता। बिल्कुल। और एक दफा जब आप टूटते हैं दोबारा बनते हैं तो फिर एक वो आपकी पावर, आपकी एनर्जी डिफरेंट होती है, फिर आपके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा होता है। मैं चाहूँगी कि हम पाकिस्तान सोसाइटी को थोड़ा सा एज अ केस स्टडी रख के और थोड़ा सा डिस्कस इस चीज़ पे करें कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में, हमारे डिफरेंट सेगमेंटेशन में, सोसाइटी में क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करने पड़े हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यूथ, टीनेजर्स के प्रॉब्लम पाकिस्तानी सोसाइटी में और हैं, यूरोपियन सोसाइटी में और हैं। हमारे यहाँ आपके ख्याल में टीनेजर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने में, जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आता है आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिसके अंदर हमारे जो यूथ है बड़े बुरे तरीके से फंसी हुए। ना उन्हें समझ लग रहा है कि हमने इस तरफ जाना है, ना उन्हें समझ लग रहा है हमने इस तरफ जाना है, तो वो दरमियान में जो एक बेचारे लटक रहे हैं, तो वो बड़ा मसला है आइडेंटिटी क्राइसिस का हमारी यूथ को। देखो, आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ अगर इसको और जरा इसका कैनवस बड़ा कर ले, तो इस यूथ का सबसे बड़ा मसला गाइडेंस है। इन्हें बताने वाले नहीं मिलते, इनको समझाने वाले नहीं मिलते। मैं इस प्रोग्राम से पहले, अभी थोड़ी देर पहले 50 बच्चे थे, उलमा इकराम बनने जा रहे थे और मुख्तलिफ सेक्ट्स के थे।
उन्होंने मेरी आज टॉक रखवाई हुई थी, मैं उनसे अभी गुफ्तगू करके आया हूँ और उनको मैंने बेशुमार ऐसी चीजें बताई हैं जो मदरसे में और बड़े बड़े उस्ताद उनको नहीं सिखाते। और यकीन कीजिए जब मैं उठा हूं तो वो सारी क्लास उठ के साथ सेल्फी, और जो आजकल मॉडर्न कल्चर है, इंसान आलिमी बन रहा हो कुछ हो, लेकिन मॉडर्न जो टेस्ट है वो सारे एंजॉय करता है। वजह क्या है? बताने वाले नहीं है। और जब इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो बंदा ला इल्मी को इल्म समझ जाता है, बंदा गलत इल्म को इल्म समझ जाता है, बंदा गलत परसेप्शन पे काम नहीं करता, बंदा उस मिथ को रियलिटी समझता है जो उस तक पहुंच चुका है। तो आज की यूथ का सबसे बड़ा मसला जो सा है वो मसला ला इल्मी है, गाइडेंस है, और गाइड करने वाले उसके पास नहीं है। अच्छा, ये भी तो बड़ा वजह है ना उसकी कि जिस तरह से मॉडर्न एरा आ गया है, हमारी यूथ कनेक्टेड नहीं है अपनी पिछली जनरेशन के साथ। वो जो कनेक्शन होता है ना आपका आपके बड़ों के साथ, वो उनकी क्योंकि पूरी लाइफ गुजरी होती है, वो आपके साथ अगर बैठे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं लाइफ में, प्रैक्टिकलिटीज़। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो यूथ है वो ज़्यादा शायद इस पे हैं कि वो सुनना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे बड़े हैं, माजी है। हमारे माजी ने, हमारे बड़ों ने हमें जोड़ा ही नहीं अपने साथ। देखो दो चीजें हैं, या माजी से जुड़ते या हुआ ये मुस्तकबिल से जुड़ गए, टेक्नोलॉजी से जुड़ गए। हाँ। टेक्नोलॉजी की कशिश इतनी थी, वो कशिश बड़ों की गुफ्तगू से ज्यादा थी। बड़ों ने तैयारी नहीं की, किसी को ख्याल ही नहीं था आने वाला वक्त जो सा टेक्नोलॉजी का वक्त था और उसमें हाईजेक्ट होने का बड़ा खदशा है। हुआ ये कि उसकी प्रेपरेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन गैप था। वो पुराना जमाना जरा याद करो, अब्बा जी से डर इतना होता था, बात नहीं होती थी, गुफ्तगू नहीं होती थी, कोई अब्बा जी के करीब आना पसंद नहीं करता था, बल्कि बकायदा घरों में कहा जाता था कि पुत्र चुप कर जा, अब्बा जी आने वाले नहीं। अब वो आने वाले जो उनसे हैं अब्बा जी, उनसे इतना डराया जाता था कि बात करने, और अब्बा जी भी तैयारी नहीं करते थे कि बच्चों के साथ हमें बातचीत करनी है, हमें कोई टॉक करनी है, हमें कोई शेयरिंग करनी है, अपने काम अपने मामलात के बारे में बताना है। तो ये कंपल्सेशन हुई, ये गैप जो उनसा फिल हो गया सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल और गैजेट से। तो हुआ क्या, बच्चा माजी से कट गया और उस मुस्तकबिल की तरफ चला गया जिस मुस्तकबिल की अपनी कोई सिमत नहीं है। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं FM 100 से लाइव, और बहुत सारे लोग यकीनन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके होंगे, सुन रहे होंगे। आपको बताते चले कि जिन लोगों ने अभी हमें ट्यून किया हुआ है, आप तो अभी हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो लाइव सुन रहे हैं, और अगर आपका मिस हो जाता है शो तो हम इसकी वीडियो भी जो है वो अपलोड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, ताकि आप लोग इसको जो है बाद में भी देख सकें। तो एनीवेज हम बात कुछ कर रहे थे यूथ के कनेक्शन का पिछली जनरेशन से। बड़ी एक शानदार मिसाल आजकल हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में देने लगे। हम एक ऐसे सीईओ की पिक्चर दिखाते हैं जो सीईओ अपनी एनुअल सेल कॉन्फ्रेंस पे रोने लग पड़ता है, और नीचे लिखते हैं, हम एक स्लाइड के साथ लिखा होता है द स्टोरी ऑफ टीयर्स। ये कहानी एक ऐसी कंपनी की कहानी है जो 1865 में बनती है, दुनिया की 274 नंबर पे बड़ी कंपनी होती है, 150 ममालिक उसमें सेल होती है, 12 बिलियन यूरो उसकी एनुअल सेल होती है। और इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ रोने लग पड़ता है, सिर्फ एक गलती करती है वो कंपनी। वो गलती क्या होती है? वो अपग्रेड खुद को नहीं करती। और उस कंपनी का नाम क्या था? नोकिया। अब हजूरी वाला जो अपग्रेड नहीं करते अपने आप को, खुद को बेहतर नहीं बनाते, चैलेंज मसाइल जमाने के मुताबिक नहीं करते, वो फिर हिस्ट्री बन जाते हैं, माजी बन जाते हैं। तो आज के वो तमाम हमारे सुनने वाले, आप किसी उम्र में है, खुदारा अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड जरूर कीजिए, उन स्किल्स को जरूर सीखिए। मैं कई माओ को कहता हूँ जी ट्यूटर देने की क्या जरूरत है? अगर आप थोड़ी सी मेहनत से खुद मैथ पढ़ के सिखा देंगी, थोड़ी सी मेहनत से आप सीख के सिखा देंगी, तो दो फायदे होंगे। एक तो बच्चे को माँ के रूप में एक अच्छा ट्यूटर मिलेगा, साथ ही साथ में आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज जो मॉडर्न है, यानी कि दरअसल हमने जो पहली दूसरी तीसरी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 किया था, आज का ग्रेड 1 ग्रेड 2 उससे बहुत डिफरेंट है। तो यकीनन जब हम अपने बच्चे के साथ मिलकर उसकी पढ़ाई को देखते हैं, उसके दोस्तों को देखते हैं, उसके फन को देखते हैं, उसके चैलेंज को देखते हैं, उसके नए जो स्टाइल्स हैं उनको देखते हैं, तो होता क्या कि फिर हम पुराने नहीं होते। और बच्चे को बड़ा पसंद होता है कि अगर उसके वालिदैन पुराने ना हो, जमाने के मुताबिक नए रहें। हम खुद भी ऐसा होता है ना, मैं बहुत से पेरेंट्स को देखती हूँ, मदर्स को देखती हूँ, जो दे देमसेल्फ वांट टू हैव अ स्पेस विद देयर चाइल्ड, कि ट्यूटर लगवा दो, उसके लिए ये करा दो, फलां कोई चीज़ सीखनी है उधर भेज दो। मतलब दे डोंट वांट, इवन आई नो मदर्स जो कि ये भी नहीं चाहते कि उनका बच्चा ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करे। तो उससे ये होता है कि जब आपका इतना डिस्टेंस पेरेंट्स के साथ अपने आ जाता है, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर घिर जाता है। तो एनीवेज ये जो यूथ अब हमारे इश्यूज फेस कर रही है, इसका सोल्यूशन क्या है? दुनिया में टोटल जो मसाइल है वो 11 है।
इस पे बड़ी रिसर्च ब्लॉग्स हैं, थ्योरीज हैं, कुछ कहीं शुरू के थे जी 5 ब्लॉग्स हैं जी, 5 इश्यूज हैं दुनिया के। आज दुनिया उससे आगे गई है, दुनिया ने कहा है कि नहीं जी जो टोटल इश्यूज की तादाद है वो 11 है। दुनिया में इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस है, दुनिया में बड़ा मसला जो सा है वो एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि लोग अपने रिलेशनशिप को निभाना नहीं जानते। दुनिया में प्रॉब्लम अपनी जात के सेल्फ मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, दुनिया में स्किल्स के इश्यूज हैं, स्किल सेट अच्छा नहीं होता, दुनिया में रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, दुनिया में जो सा है वो कह लीजिए कि प्रोग्रेसिव ना होना, ये रुक जाना, एक स्टैग्नेंट होना, ये बहुत बड़ा मसला है। अब होता ये है कि जो हमारी यूथ है इनमें से कई तरह के मसाइल का वो भी सामना उसे करना पड़ता है। इसका बड़ा बेहतरीन हल ये है कि अपनी जिंदगी के मसाइल की निशानदही कीजिए। सबसे अहम चीज एनालिसिस, मेक एनालिसिस, एक प्रॉपर डायग्नोज कीजिए कि आपके प्रॉब्लम है क्या। याद रखिए उम्र वक्त चीजों के साथ साथ मसाइल बदलते हैं। किसी वक्त के मसाइल कुछ हैं, किसी और वक्त के मसाइल कुछ हैं। मसाइल जो उनसे हैं वो आप अपने वक्त पे डिफाइन कीजिए। मुमकिन है अब एक वालिद वो कहता है जी जो मेरे बच्चे का मसला है वो मसला नहीं, मसला तो वो है जो मैं फेस कर रहा हूँ। बच्चा कहता है जो अब्बा जी का मसला है वो मसला ही नहीं है, जो मसला मैं फेस कर रहा हूँ इनको क्या पता। और वो तंग आके बड़ा एक जज्बाती सा जुमला कहता है कि अगर खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों कर दिया आपने, यानी इन मसाइल को नहीं आप जानते थे तो आपने पैदा क्यों किया। अब ये जो सारे मसाइल हैं वक्त के साथ, चीजों के साथ, चैलेंज के साथ, टास्क के साथ, बिजनेसमैन का मसला कुछ और है, वर्किंग वुमन का मसला कुछ और है, एक यंग बच्चे का मसला कुछ और है, एक ऐसा शख्स जो बेरोजगार है उसका मसला कुछ और है, एक बीमारी का सामना कर रहा है उसका मसला कुछ और है। याद रखिए सबसे पहला काम मसलों को देखते हुए आपने एनालिसिस करना है, मसला है क्या, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब आप मसलों को डिफाइन करते हैं तो आप एक और मसले से बच जाते हैं। वो मसला क्या है, हमारा जो माइंड है बरीला, इसका अपना माइंड कोई नहीं है। हमने इस माइंड को खुद बनाया है आदात, सोच, बिलीव्स के साथ, लेकिन इसका अपना माइंड नहीं है। इस माइंड के साथ एक प्रॉब्लम है, ये छोटे मसलों को बड़ा मसला कर देता है और ये बड़े मसलों को छोटा सा मसला समझने लग पड़ता है। जब आप डिफाइन करते हैं और वेल डिफाइन करते हैं कि मेरा मसला है क्या, तो पता लगता है कि ये मसला जिसको मैं बड़ा समझ रहा था ये छोटा सा है, और ये मसला जिसको मैं छोटा सा समझ रहा हूं वो बहुत बड़ा मसला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन योर प्रॉब्लम। यंग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कुछ भी हैं, उस मसले को लिख के रखें और लिख के वाज़िया तौर पे डिफाइन करें मसला है क्या। अच्छा ऐसा भी तो होता है ना कि जो लोग अपेरेंटली हमें बड़े सक्सेसफुल लोग नजर आ रहे होते हैं, पैसा है, फेम है, बहुत सेलिब्रिटीज, इतनी लंबी लिस्ट है जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, और हमारे एक आम इंसान के देखते हमें तो लगेगा कि उनकी ज़िंदगी तो भाई परफेक्ट है, इससे अच्छी ज़िंदगी तो कोई हो नहीं सकती, कि जहाँ जाते हैं वहाँ 100 कैमरे लगे हुए हैं, यू नो पीपल आर क्रेजी आफ्टर देम। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें सुसाइड कमिट किया, तो यानी इंसान जो है नॉर्मली पैनिक कर जाता है जिस वक्त आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हाउ टू यू नो गेट रिड ऑफ दिस पैनिक। अच्छा ये बड़ा मजे का टॉपिक आपने छेड़ दिया, मेरा फेवरेट इसलिए कि मेरा मौजू और मेरा बहुत सी स्टडी मैंने इस पे की है। याद रखिएगा जब भी आपका जो बहुत सी कामयाबी, मटेरियलिस्टिक कामयाबियों के बाद भी आपके अंदर खला बाकी है, इसका मतलब है आपकी जात के साथ एक मसला है। आपने अपनी जात के खला को, अपने उस खला को फिल नहीं किया, और खला को फिल नहीं किया तो हुआ क्या, वो तमाम चीजें जो आप अचीव करते रहे, वो फाइनेंशियल थी, वो पोजीशन थी, वो पैसा था, वो रिलेशंस थे, वो सारा कुछ बनाने के बाद अगर आपने अपनी जात के खला को फिल नहीं किया। अब ऐसा क्यों होता है, सवाल तो ये है, ये जात का खला क्यों बनता है कि एक शानदार नॉवल लिखने वाला ओल्ड मैन एंड द सी जो सा कोर्स में शामिल है और वन ऑफ द बेस्ट जो सा नावल है, और उसका सबसे मारूफ जुमला कि इंसान मर सकता है, हार नहीं मान सकता। ये बड़ा मोटिवेशनल सेंटेंस है, इंसान मर सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। उसका राइटर हेमिंगवे जोन्स है, कोई नहीं जानता कि हेमिंगवे इतना मोटिवेशनल एक नॉवल लिखने वाला एंड पे सुसाइड कमिट करता है, और सुसाइड भी इतने भयानक तरीके से कि एलिफेंट को मारने के लिए जो कारतूस इस्तेमाल होता है वो गन में डाल के अपने पांव के अंगूठे से खींचता है और खोपड़ी के टुकड़े निकलते हैं, यानी इतनी बुरी खुदकुशी करता है। वजह क्या है, उसको नफ्सियाती आर्जा होता है और वो जात की खला का एक अंदर एम्प्टीनेस वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है। याद रखिएगा वो तमाम लोग जो सेंसिटिव होते हैं
उनको जरूर देखना चाहिए। वो तमाम लोग जो जज्बाती होते हैं उनको अपना आप जरूर देखना चाहिए। वो तमाम लोग जिनको मोहब्बतें बहुत सी होती हैं उनको अपना आप जरूर देखना चाहिए। वो तमाम लोग जो अचीवमेंट के बाद भी खलासा महसूस करते हैं और बड़ी मेहनत के बाद किसी चीज को हासिल किया होता है। सारे जमाने से लड़के की शादी की, शादी करने के बाद फिर खोखलापन आ गया, और सारे जमाने से लड़के की पोजीशन हासिल की, उस पोजीशन के बाद भी खोखलापन आ गया। उन लोगों को अपनी जात को ढूंढ के तलाश करके अपनी जात के इस मीनार में कहीं ढूंढना होता है मिसिंग एलिमेंट क्या है। और मैंने अक्सर का मिसिंग एलिमेंट ये देखा है कि उनका कनेक्शन गॉड के साथ, अल्लाह के साथ, मालिक के साथ, वो कनेक्शन मजबूत नहीं होता। अगर आपकी कामयाबियों के साथ आपका ईमान बच गया तो ये मसला आपके साथ नहीं होगा। सही। आपका अगर पूरी कामयाबियों के साथ तवक्कल अल्लाह पे है, ये मसला आपके साथ नहीं होगा। लेकिन आप अगर सिर्फ बनाई जा रहे हैं, रैट रेस का शिकार हो गए हैं और आप अकले कुल हो गए हैं, आप बादशाह बन गए हैं, आप सब कुछ है, लेकिन आपकी तार नहीं जुड़ी हुई, आपका कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ, तो आपकी जात का ये खला जोन सा वो आपको तंग करता रहेगा। आप दुनिया के महंगे होटल में होंगे, महंगा खाना खाएंगे, लेकिन खुशी आपको नसीब नहीं होगी। और वही जुनैद जमशेद की एक मुझे याद आ रही है कोटेशन के, वो भी यही कह रहे थे, एक उनका इंटरव्यू सुना कि मैं 5 स्टार होटल्स के बेड्स पे मुझे नींद नहीं आती थी और बेहतरीन खाना खाता था, बेहतरीन मुझे हर तरह से फेम और वो क्रेज लोगों का जुनैद जमशेद के लिए, लेकिन अनटिल अनलेस ही रिकॉग्नाइज्ड हिमसेल्फ, जितना वो अल्लाह ताला के जब करीब होते गए, जिस तरह होते गए, तो उसके बाद वो लाइफ ही बदल गई। फिर वो कंटेंट एक इंसान की पर्सनालिटी के अंदर वो आ गया। तो यकीनन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी मजहब से दूरी हमारी जो है वो होती जा रही है। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा आ रहा है जो कि एथिस्ट भी बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं, मतलब हर चीज के रिलीजन को अलग कर देना चाहिए। तो उससे हो ये रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कॉलेजेस के, इवन यूनिवर्सिटीज के बैचलर्स लेवल पे, आई हैव कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स हु आर इनटू ड्रग्स। और ड्रग्स इतनी ज्यादा भी, अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली एक वाकया हुआ एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी में कि जो स्टूडेंट था वो ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से जो है वो उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया। तो ये जो ड्रग्स में हमारी यूथ चली गई है कि प्रॉब्लम्स इतने, उनको लगता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े मसले। मैं ना कोट करूंगा शहरजाद को, उमैर अहमद का बड़ा शानदार वो नॉवल है और उस पे प्ले भी चल चुका है। उसकी पीक ही होती है, उस ड्रामा की एक सीन ऐसा है जिसमें वो लड़की जोन सी अपनी माँ को कहती है कि माँ तूने मुझे सब कुछ दिया, तूने पैसे की इंतहा, कामयाबियों की इंतहा, शोशाब, बड़े ब्रांड, सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे अपने रब के साथ बात करना नहीं सिखाया, मुझे रोना नहीं सिखाया, मुझे सरेंडर करना नहीं सिखाया। याद रखिए वो लोग जो अपनी हार को हार नहीं मानते, जो अपनी गलती को गलती नहीं मानते, जो जिनके पास हार को कबूल करने का, लूज करने का जज्बा, लूज को एक्सेप्ट करने का जज्बा नहीं होता, वो फिर तकलीफ का शिकार हो जाते हैं, फिर राह फरार ढूंढते हैं। वो राह फरार फिर नशे में भी मिलती है, वो लादीनियत में भी मिलती है, वो बुरी कंपनी में भी मिलती है, वो बुरे कामों में मिलती है। लेकिन याद रखिएगा ये सोल्यूशन नहीं है। काश के सोल्यूशन होता, लेकिन राह फरार कभी सोल्यूशन नहीं हुआ। कबूतर आंखें बंद भी कर ले, इसका ये मतलब तो नहीं है बिल्ली नहीं आई। कबूतर का आंखें बंद कर लेना राह फरार है। इस तरह आपका नशे की तरफ चले जाना, आपका अपनी जात से फरार, अपनी जात की तकलीफ से फरार, वो नशे से है या लादीनियत से है, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सोल्यूशन जो है वो ईमान है। अगर आपका ईमान बचता है, अगर आपका रब पे यकीन बचता है, अगर आपका रब पे तवक्कल है, तो बड़ी तलखियां जो सी वो आपके लिए छोड़ना, बड़ी ज्यादतियों को माफ करना, बड़े जुल्मों को माफ करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। आपको पता है कि इस दुनिया में मुनसिफ नहीं है, लेकिन मेरा एक ऐसा मुनसिफ जरूर है जो मुझे इंसाफ जरूर देगा। तो आप फिर जात के उस खोल से निकल के, उस तकलीफ से निकल के एक अच्छे मंजिल की तरफ, एक अच्छे रास्ते की तरफ आप चल पड़ते। अच्छा, होपलेसनेस भी तो बहुत है ना, ये जो एक हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली उम्मीद नहीं है हमें, हमारे में ये नहीं होती उम्मीद के हालात बदल जाएंगे या कुछ अच्छा हो जाएगा। होपलेसनेस मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है रिलीजन से। जितना आपका बिलीफ स्ट्रांग है रिलीजन में, आप कभी भी वो शख्स होपलेस नहीं होता, वो नाउमीद नहीं हो सकता। जो शख्स अल्लाह ताला के करीब है, जो अल्लाह ताला से दूर है, वो नाउमीद रहता है हर वक्त, और नाउमीदी फिर उसे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। बरीडा, मैं वो तमाम लोग जो थोड़े से दीन से दूर हैं या फिर वो लादीनियत की तरफ चले गए, उन्हें मैं एक छोटा सा मशवरा देता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए, आप अगर इस तमाम जो असूल, जो कानून, जो बातें दीन कह रहे हैं, इसको अगर कवानीन फितरत समझ चाहिए। आप लाज को तो मानते हैं, ग्रेविटी के कानून को मानते हैं, आप इनको तमाम लाज की शक्ल में मानिए, कवानीन फितरत है, आप फितरत को मानते हैं, नेचुरलिस्ट है। अब ये देखिए कि आपका होपफुल होना आपको फायदा जरूर देता है। सही।
अच्छा, उधर आयत क्या है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद, क्योंकि मेरे गजब पे एक चीज हावी है और वो क्या है, मेरी रहमत है। तो अगर आप होपफुल रहते हैं, आप पर उम्मीद, आज गोरे ने रिसर्च की है, आज दी मैजिक के नाम से किताब आ रही है, आज जो उनसे अपॉर्चुनिटीज के नाम से किताब आ रही है, दुनिया में वो किताबें आ रही जो बता रही हैं वो लोग जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जो पूरी उम्मीद रहते हैं, जिनका अपॉर्चुनिटी पे यकीन है, जिनका गुड लक पे यकीन है, उनकी जिंदगी में कामयाबियां ज्यादा आती हैं। अब उसको आप रिलीजन कहें तो वो अल्लाह का करम है, अल्लाह से उम्मीद है। और अगर आप चलें, आप नहीं भी मानते, आप कवानीने फितरत को मानते हैं, तो ये मान लीजिएगा खैर की उम्मीद रखने वाले, पॉजिटिव उम्मीद रखने वाले के साथ अच्छा जरूर होता है। सही। और इसमें हमारे पास केस स्टडी भी है ना कि जैसे वेस्ट में अगर उन्होंने बिल्कुल रिलीजन को अलग कर दिया अपने मुल्क की इकोनॉमी से, अपने मुल्क के लॉ से, दे सेड के रिलीजन इज अ सेपरेट थिंग, तो क्या मतलब उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? नहीं, उनके प्रॉब्लम वही के वही मौजूद है। सो दैट मीन्स ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हद तक कनेक्टेड है आपके रिलीजन के साथ। एक छोटी सी ब्रेक पे हम जाएंगे, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। और जी वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं मेरे साथ, और मेरे साथ मौजूद है कासिम अली शाह लाहौर स्टूडियो से लाइव। आप सुन रहे हैं FM 100 की, और आज हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के हवाले से। तो काफ़ी सारी मज़ेदार बातें हो रही है, काफ़ी सारे एंगल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछना मुझे अब ये है कि ये चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा होनी चाहिए। लाइक व्हेन वी आर हम ब्रॉट अप कर रहे हैं अपने बच्चे का, तो उसकी पर्सनैलिटी को इस तरह से बैलेंस कैसे बनाया जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर डेवलप की जा सके। अच्छे स्कूल्स आजकल मैं देखती हूँ कि वो जो है वो इसके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो क्लास में अपने छोटे छोटे मसले उसके जो भी हैं कि पेंसिल गुम गई, रबर गुम गया, व्हाटएवर, बट वो अपनी चीज़ों को खुद सॉल्व करे, खुद सॉर्ट आउट करे। किसी सब्जेक्ट में उसको डिफिकल्टी आ रही है तो उसमें ये क्वेस्ट हो कि मैंने इसको सॉल्व करना है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं समझता हूँ कि बच्चा इतना नसीहत से नहीं सीखता जितना बच्चा जो सा है वो वालिदैन को कुछ परफॉर्म करते हुए, अमली तौर पे करते हुए कुछ देखते सीखता है। यानी बच्चा इतनी जुबान नहीं जानता, लफ्जों की जुबान नहीं जानता, हाँ। जितना एक्शन की जुबान जानता है। अब होता यह कि हम वालिदैन, बाज़ियत वालिदैन, हम बेशुमार प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। जब वो रोज देखता है कि वालिद आके घर में खपता है, दफ्तर जॉब नहीं मिलती, बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, वो चीखते देखता है। वो देखता है कि बाप अपने दफ्तर के मसाइल को उठा के घर में ले आता है, घर के मसाइल उठाता है वो दफ्तर ले जाता है, और उसके पास शिकवा गिला बहुत होता है। यही वालदा के साथ होता है। उसके जहन में बैठ जाता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया के मसाइल बहुत ज्यादा है, और एक सेल्फ पिटी भी बैठ जाती है कि ये तमाम के तमाम मसाइल, ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स, ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ। ये नेचर बड़ी जोन सी है ना, सख्त है, और वो नेचर की जो ज्यादती है उसके जहन में बैठ जाती है। ये परसेप्शन बड़ी खतरनाक है। बच्चे को हमें शुरू से बताना और समझाना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ, ये हिस्सा है, ये ऐसा जुज़्व है जिनसे निकला नहीं जा सकता। अगर आप अलाइव हैं, इस दुनिया से पहले मसले कोई भी नहीं थे। आप दुनिया से जाएंगे तो ये दुनिया वाले मसले कम से कम नहीं होंगे। हाँ। इस दुनिया की ट्रे में, दुनिया के पैकेज में आपको मसाइल साथ मिले हैं, और आप फिर उन्हें करके दिखाइए कि बेटा ये मेरा प्रॉब्लम है, देखो मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, ये मेरा गम है, इस गम को मैं कैसे फेस कर रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज आ गया, इस चैलेंज को मैं कैसे फेस कर रहा हूँ। तो वो जो एक स्पोर्ट्समैनशिप है, हाँ। बच्चे जब वालिदैन में देखते हैं, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि आपकी मामा ने और मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मैं उन स्ट्रगल्स वाली जगहों पे लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो हम यहाँ से भी गुजरे हैं, हम इस सवारी पे भी मूव करते रहे, हाँ। हम इस तरह के चैलेंज का भी सामना करते रहे, और जब आप आए थे तो ये कितने प्रॉब्लम्स हमारे पास थे, हमने कितने प्रॉब्लम्स के आज सोल्यूशन ढूंढ रही हैं। आज भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हमने जो है वो उनका भी सामना करना है। तो जब एक अच्छे फाइटर की तरह, हाँ। एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह, एक अच्छे प्लेयर की तरह बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो कितने मसाइल का सामना करके, फेस करके, उनको हल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये स्पिरिट, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, हाँ। है, ये बच्चों में भी पैदा हो जाती है ना कि यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर किड्स। अगर आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप हर बात पे रोना धोना और आप हर वक्त शिकवे गिले करते रहते हैं, तो फिर आप ये कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपके बच्चे जो है उनकी बड़ी कोई बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ सकते हो। हम अपने हर शो में जरा खवातीन के एंगल जरूर कवर करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी लिसनरशिप खवातीन की है। अब ये जो, जैसे आपने शादी की बात की कि शादी हुई, बड़ी पसंद की हुई, उसके बाद मसले शुरू हो गए, मैरिटल लाइफ के मसाइल। अनफॉर्चुनेटली आजकल मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ हमारी सोसाइटी में,
हर लड़की को जो है वो शौक है कि कम से कम मेरा लाखों में डिज़ाइनर ड्रेस होना चाहिए जो कि मैंने बनवाना है, वेन्यू क्या होना चाहिए, उसमें पता नहीं ऐसी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हो रही हैं। एक रेस लगी हुई है, वो इंस्टाग्राम पे लाइव वेडिंग्स जा रही हैं। अब उसे एक अपर क्लास कर रही है, उसको देख देख के मिडिल क्लास जो है वो एक डिप्रेशन के अंदर और उसमें आ रही है कि यार मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। आई हैव सीन मैनी गर्ल्स जो कि पेजेस ज्वाइन किए होते हैं उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी शादियों के, और वो साथ ही टैग करती हैं अपने फियांसी को कोई शादी, ये देख रहे हो ऐसे ही होना चाहिए। तो वो अब ये सारा असल मसला है कि फोकस है हमारा शोश आगे हाँ। और असल में एक आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, एक आपकी तरबियत होती है कि शादी के बाद आपने उसको चलाना कैसे, वो कोई भी नहीं बताता। देखो इसमें सबसे पहला बुनियादी मसला जो उनसा ना वो है कि हमारी शादियों में जो फर्स्ट हमारा कह लो अट्रैक्शन, हाँ। शादी चलती है, एक अच्छा रिलेशन चलता है 4 इंटीमेसीज से। आज इस पे बहुत सी रिसर्च आ चुकी है। 4 इंटीमेसीज हैं, 1 इज द फिजिकल, 2nd इज द मेंटल, 3rd इज द इमोशनल एंड 4th 1 इज द स्पिरिचुअल। अब होता क्या है कि हमारी अट्रैक्शन या हमारा रिलेशन बनने की अमूमन 2 वजूहात होती हैं। सही। पहली वजह फिजिकल अट्रैक्शन होती है और दूसरी वजह जो सी है वो स्टेटस होता है कि इसका स्टेटस क्या है, ये कितना कामयाब है, ये कितना रिच है, इसका स्टाइल क्या है, ये कितना मॉडर्न है, ये कितना दिखाने के काबिल है। ये एक बड़ा मजे का, मेरे पास को तकरीबन 7 या 8 ऐसी फीमेल डॉक्टर्स हैं जिनका इशू ये है कि वो उनका जो रोल मॉडल है, आइडियल है, वो उनका प्रोफेसर है। उसकी रीजन वो कहते हैं सक्सेस में अट्रैक्शन है, और हम उस सक्सेसफुल को जब देखते हैं तो हमारा दिल करता है ऐसा होना चाहिए। अब होता क्या, वो जो 3 मैंने बताए इंटीमेसीज, वो तीनों इंटीमेसीज मिसिंग हो जाती हैं। पहली तो चलें ठीक है, मिल गई आपको फिजिकल, जिस इंटीमेसीज की अपनी लाइफ ही थोड़ी है, हाँ। जिसने जो सा बुखार की तरह चढ़ना है और उतर जाना है, और बाकी 3 इंटीमेसीज को आपने देखा ही नहीं है। वो क्या था यार, उससे बैठ के बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कोई चिट चैट होती है कि नहीं होती, हाँ। कोई आइडिया शेयरिंग होती है कि नहीं होती, हाँ। कोई व्यू पॉइंट होता है कि नहीं होता, आप उसके आइडियाज से कितने वाकिफ हैं, हाँ। यानी कि आप छोटी सी मिसाल लीजिए, अगर खुदी का दर्स हमें पता इकबाल का है, हम इकबाल के आइडिया से कितने वाकिफ हैं, हाँ। हम अपने पार्टनर लाइफ का जो साथ चलने वाला है उसके आइडिया से वाकिफ ही नहीं होते। उसकी बड़ी वजह 2 होती, 2 वजूहात होती, हाँ। एक आइडियाज होते भी नहीं कम वक्त। अच्छा, दूसरा मसला क्या होता है, हमें को जानने की कोई ज्यादा हमें कशिश नहीं होती, हाँ। कि हम अपने एक दूसरे के आइडियाज को जाने कि हमारी लक के बारे में अप्रोच क्या है, हमारी सेल्फ स्टीम के बारे में क्या अप्रोच है, हम फैमिली को क्या समझते हैं, हम अपनी जिंदगी में पैसे को कितनी अहमियत देते हैं, हाँ। हम अपनी जिंदगी में वैल्यूज को कितना अहम समझते हैं, हम जिंदगी में चिल को कितना अहम समझते हैं, हम जिंदगी में खुशी को कितना अहम समझते हैं, हम जिंदगी में मजा होना और हर दिन नया दिन होना उसको कितना अहम समझते हैं, हम जिंदगी में एक दूसरे की रिस्पेक्ट को कितना अहम समझते हैं। जब हम मेंटल इंटीमेसी पे नहीं जाते, जिसे मैंने इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी कहा है, हाँ। तो होता क्या है कि अपनी उस रिलेशन को एक टांग पे चलाना चाहते हैं। रिलेशन की 4 टांगे थी, 4 टांगे थी, पहली फिजिकल थी, दूसरी मेंटल थी, 3rd है इमोशनल। हम इमोशनली एक दूसरे के साथ कितने कनेक्ट हैं, हम एक दूसरे की इमोशंस की कदर कितनी करते हैं, हम एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू कितनी देते हैं, हम एक दूसरे के इमोशंस को समझता कैसे हैं, हमें क्या पता है कि कौन से इमोशंस हैं जो अगर हैं तो बुरे हैं, जिनका अंजाम बड़ा बुरा है। मैं अक्सर रिलेशंस को जो डिवोर्स पे पहुंचे होते हैं उनको मैं कहता हूं, ये कमेटी आपने 10 साल पहले डाली थी, सही, आपको खबर नहीं थी कि जो कमेटी आपने तब डाली थी वो लापरवाही की कमेटी हो सकती है, वो एक दूसरे को ना सुनने की कमेटी हो सकती है, वो अपने काम में इतना डूबा हुआ ना कि बेगम की फिक्र ही कोई नहीं है, परवाह ही कोई नहीं है, उसके दर्द को दर्द नहीं समझना, उसकी खुशी को खुशी नहीं समझना, तो वो इमोशनल कमिटमेंट कितना है। एंड द लास्ट वन इज द स्पिरिचुअल, जिसको गोरे ने फ्लो का नाम दिया है। फ्लो का मतलब है कि आप दोनों की जिंदगी की परवाज में आप कितना साथ हैं, आप दूर हैं या पास हैं, कितने जुड़े हुए हैं, हाँ। आपकी कितनी चीजें जो उनसे, इत्मीनान कितना है, हाँ। कॉन्फिडेंस कितना है। आज हर बीवी को अपने खामद पे शक है, आज हर खामद को अपनी बीवी पे शक है, वजह क्या है, 4th इंटीमेसी नहीं है, हाँ। फ्लो नहीं है, हाँ। उसमें जो सा वो आपका यकीन नहीं है। अगर आपका वाकई एक ट्रस्ट है, आपका वाकई यकीन है, तो फिर मजा आता है रिलेशन का, फिर आपको पहरेदारियां नहीं करनी पड़ती, फिर उठा के मोबाइल चेक करना नहीं पड़ता, फिर आपको जो सा वो बार बार चेक एंड बैलेंस नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम ये है बरीरा, हमारी शादियां पहली अट्रैक्शन पे हो जाती हैं, पहली इंटीमेसी पे हो जाती हैं, और 3 इंटीमेसीज को हम मिस कर देते हैं। इसी बारे में मजीद भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है मेरे पास, के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन द शो। बात कर रहे हैं आज हम कासिम अली शाह साहब के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के हवाले से, और कुछ फैमिली इश्यूज जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे कि हर कपल को लाइफ में कभी ना कभी जो है वो
कुछ ऐसे प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने पड़ते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, यू आर अनएबल टू टॉक विद ईच अदर अबाउट द इश्यूज, तो हमारे जिस तरह डिवोर्स रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसका एंड जो है रिजल्ट ये होता है कि आपकी डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, इवन द सेकंड मैरिज, अमूमन सेकंड मैरिज मर्द हजरात करते हैं जब वो मिडिल एजेस में होते हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें कि जब आप बिल्कुल यंग होते हैं तो फर्स्ट अट्रैक्शन आपकी होती है एक फिजिकल, कि कोई भी आपको अच्छा लगा एंड यू गॉट मैरिड, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको एहसास होता है कि भाई ये तो मेंटल लेवल ही बिल्कुल नहीं मिलता यहाँ पे मेरा, यहाँ तो जो है वो कोई हमारी कॉन्वर्सेशन ही अच्छी नहीं हो सकती, हम एक दूसरे को समझते ही नहीं है। फिर मिडिल एजेस में जाके आपके लिए जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन कम हो जाती है, आपको मेंटल एक अपना आपको लगता है कि जिस शख्स के साथ मेरी ज्यादा अच्छी मेंटल एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे उससे शादी करनी चाहिए। ये भी वजह होती है ना, एक बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी वजह होती है। लेकिन मैं साथ ही साथ में एक चीज मजे की बताऊं कि इंसान इंसान के साथ नहीं रहता, इंसान इंसान की आदतों के साथ रहता है। हमें बंदे के साथ नहीं रहना होता, हमें बंदे की ब्यूटी के साथ नहीं रहना होता, हमें बंदे की आदत के साथ रहना होता है। अब होता ये कि ये इसके पीछे फैक्टर्स हैं, ये जो आपने बताया ना कि जो मिडिल एज में जाके दोबारा शादी, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा जो उनसे है वो 35 और 45 के दरमियान होता है। ये हमारे सुनने वालों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन है। मर्द का खतरा दूसरी शादी का वो 35 से 45 साल की उम्र में ये ज्यादा होता है खतरा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि अमूमन सेल्फ मेड स्ट्रगलर एफर्ट करने वाला इस उम्र में कामयाब हो चुका होता है। बिल्कुल। अब जब वो कामयाब हो चुका होता है तो वो अपनी आजादी का नया नया मजा लेता है। अच्छा, आजादी का एक इजहार ये है कि मैं अपनी पसंद की शादी कर लूं। आजादी का एक इजहार ये है कि वो जो मेरे साथ 25 साल की उम्र से चल रही है, हाँ। जिससे मैं तंग आ गया हूं, नको नक मैं तंग आ चुका हूं, उससे मैं जान छुड़ाऊं या उससे ऐसे ही साथ चलाऊं। सबसे बड़ा फिर कमाल ये होता है कि इस उम्र में बहुत से लोग फाइनेंशियली बेहतर हो चुके होते हैं। अब फाइनेंशियली बेहतर होते हैं तो उन्हें समझ आती हो शादी तो 4 इंटीमेसीज थी, शादी सिर्फ फिजिकल तो नहीं थी। अब होता क्या, फिर वो उसके फौरी बाद तलाश शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा, अब 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो बहादुर हैं, हाँ। अच्छा वो बहादुर कहें या इस कल्चर के खिलाफ कहें, इस कल्चर में तो बड़ा बुरा समझा जाता है, वो जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी बहादुरी का इजहार भी शादी की शक्ल में कर लेते हैं। दूसरे बुज़दिल हैं, वो बेचारे इस तमन्ना को पालते फूलते 45 की उम्र क्रॉस करते हैं और फिर समुंदर बुर्द हो जाते हैं। वो कहते हैं जान छुड़ाओ यार, ये बड़ा मुश्किल काम यार, ये एक्स्ट्रा मैरिटल का बड़ा कॉमन हो गया है, ये चीजें बढ़ी हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो मैंने पहले बताई वो 4 इंटीमेसीज वाला ही है। मैं बड़े लोगों को ऐसा जानता हूं जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल, क्योंकि काउंसलिंग केस आते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल है और वो कहते हैं यार हमें कोई और लालच नहीं है, हमें उस कॉफी के कप पे गप लगाने का लालच है, हमें इंतजार इसलिए रहता है कि यार कोई मुझे सुनता तो है, हमें कोई मिलता ही नहीं है जो हमें सुने, जो हमारी बात करे, हमें को मिलता ही नहीं जो हमारे दर्द को तकसीम करे, हमें को मिलता ही नहीं जो हमारी जात को भी बड़ा अहम समझे। मैं बड़ा मजे का एक वाकया मुझे याद आता है कि मैं किसी घर में खाने पे इनवाइटेड था, जो खाना बनाया था आंटी ने बनाया था, बड़ी एक सुगड़ खातून, और खाने की 4 डिशें, चटनी तक बड़ी मजे की और मीठा बड़ा जबरदस्त। तो खाने के बाद मैंने तारीफ की, मैंने कहा मजा आ गया, यकीन करें माँ जी आपने कमाल कर दिया, आपने क्या जबरदस्त खाना। वो रोने लग पड़ी, दाड़े मार के रोने लग पड़ी। वो कहती जी मेरी 28 साल शादी को हो गए, मेरे बच्चे 27 साल के, 26 साल के, 24 साल के, आज तक 28 साल की शादी में ये कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं मिला। जब कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। मैं अपनी बहनों को अक्सर कहता हूं, बहनें जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आती हैं, लेक्चर सुनती हैं, खुदा के बंदो तुम अगर तारीफ नहीं करोगे तो कल को पराई तारीफ करेगी और साथ लेके निकल जाएगी। तो बेहतर है कि कम से कम तारीफ करो, एक्सेप्ट करो। उसके मर्द को एक्नॉलेजमेंट की बड़ी शदीद जरूरत होती है। हर मर्द मोहम्मद बिन कासिम होता है, हर जो मर्द है वो सुल्तान गजनवी होता है, हर मर्द टीपू सुल्तान होता है। उसका दिल होता है कि वो अपनी दिन की दास्तान, अपनी अचीवमेंट्स, अपने कमाल के तजर्बे जो उनसे वो किसी के साथ शेयर करे। जब अपनी बीवी नहीं सुनती तो फिर वो एक वर्चुअल वाइफ हायर करता। मैं वर्चुअली कहूंगा यहाँ पर, बड़ा इसको तंजिया कह रहा हूँ कि वो फिर क्या करता है, वो फिर अपने किसी कोलीग, कोई सेक्रेटरी, कोई साथी उसको ढूंढता है और उसको गम गुसार कह देता है। बिल्कुल अच्छी टिप्स दी हैं आज आपने कासिम साहब। लेकिन अभी एक और ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, उसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन द शो। मैं हूँ आपके साथ आरजे बजीरा फैसल खान, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में कासिम अली शाह। और आज हम बात कर रहे हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के हवाले से। हर इंसान को, जैसे हमने पूरे शो में डिस्कस किया, कि कोई ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनैलिटी में चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने डिस्कस की, होप।
कि आप कभी भी नाउमीद ना हो अल्लाह ताला की रहमत से। जब तक आप में उम्मीद मौजूद है तब तक आपकी ये जो एक कैपेसिटी है कि आप कितने भी बुरे हालात हो आपको पता होगा कि मैं इससे बाहर निकल आऊंगा। ऐसा भी होता है कि जब हम बुरा सोचने लग जाते हैं तो बुरा ही होता है, ऐसा कुछ इस पे तो सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा काम हो चुका है, मूवीज आ चुकी हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। हाँ। आज दुनिया मान गई है कि इंसान की तवक्का, इंसान की एक्सपेक्टेशन, इंसान की उम्मीदें जो उनसे उनका असर पड़ता है। अगर आपकी तवक्का ही है, बाज लोग मिलेंगे नहीं जी मैं बड़ा मनूस हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ या मेरे साथ अच्छा नहीं होता। हाँ। वो तमाम लोग जो अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हाँ। बुरा ही होता है, उनके साथ वाकई बुरा होता है। हाँ। वजह क्या है? आप लाशोरी तौर पे बुरी चीजों को अट्रैक्ट करने लग पड़ते हैं। सही। जब आपका यकीन ये है, आपका पूरा बिलीव ये है, आपका पूरा मानना ये है हाँ। कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो फिर कहीं बुरी चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो असल में ये जो गुड लक है, अच्छा होना, ये आपकी एक हदीस का मफहूम भी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह से जैसा गुमान तुम लगाते हो वैसा ही अल्लाह तुमसे सलूक स्टार्ट कर देता है। तो हमारा गुमान और हमारा यकीन जो उनसा वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताता चलूं क्योंकि हमने उस पर स्टार्ट किया कि सबसे पहले एनालिसिस करें, हाँ। जाने के मसला है क्या। हाँ। दूसरा काम सबसे अहम ये है कि उस मसले के लिए विल इकट्ठी करें। हाँ। देखिए, आप पहले माने आपका मसला है, आप ही को हल करना है, इसे किसी दूसरी दुनिया के बंदे ने हल नहीं करना। वासिफ अली वासिफ का बड़ा शानदार जुमला है, मसले की हालत में मसला हल करने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। यानी हम इतना हावी कर लेते हैं उस मसले को कि सॉल्यूशंस की तरफ नहीं सोचते। सो मसला अपनी जगह पे, सॉल्यूशन का सोचना बहुत जरूरी है। हाँ। सॉल्यूशंस को जरूर सोचिए और उसके लिए जरूरी है एक अच्छी मेंटल कंडीशन, चेंज योर पैराडाइम, एनेबलिंग स्टेट में आइए, काबिलियत की हालत में आइए कि आप इस मसले को हल कर सकते हैं, मसले का सामना आप कर सकते हैं, इस चैलेंज का सामना आप कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में डेफिनेटली डेवलप होती है वंस के यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। और उसके साथ साथ अच्छा गुमान, नेक गुमान आप अपनी ज़िंदगी में जब तक रखेंगे वो रहेगा। अब बच्चों के लिए पेरेंट्स जो हैं दे ऑलवेज लुक अप टू पेरेंट्स। उन्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो सुपर हीरोज़ हैं और हमारा जो मसला होगा वो हल कर देंगे। तो आपने अपने बच्चों के सामने भी जो है वो डेफिनेटली अपने आप को रोल मॉडल बनाना है। और ज़िंदगी में जितने भी इशूज़ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, इंसान उसमें से खुद ही निकले। एस्केप जो है, एस्केपिज्म का एक थ्योरी है कि लोग जो है वो एक मसले से निकलने के लिए अपने एस्केप होते हैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना। अब उसकी वही एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस की कि ड्रग्स में और अल्कोहल और ये स्मोकिंग, ये सारी चीजें आपका एस्केपिज्म है। एस्केपिज्म इज नॉट द वे, इट्स नॉट द वे आउट, सोल्यूशन नहीं है। तो यकीनन प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करना बड़ा जरूरी है। वक्त हमारे पास हो रहा है खत्म, कुछ एंड में टॉपिक कंक्लूड। दो बातें बड़ी अहम जो सी, एक छोटी सी टिप ये है कि मसला और खासकर बड़ा ऐसा मसला जो तंग कर रहा है उसको कभी लिख के रख लें, लिख के रखें और अगले दिन पढ़ें और देखें क्या वाकई मसला है। आपको पता लगेगा वो मसले की नोयत वैसी नहीं है, आपके सोचने के नए जाविये, यानी लिख लेना, हाँ। उससे मसले की असल नोयत का पता लग जाता है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आज गोरे ने ना उसे कहा ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप उस मसले को अपने जो मुखलिस लोग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और सोल्यूशन लीजिए। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया आज कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स पे चली गई है। आप अपने मसले के लिए उस बंदे को ढूंढिए जो उस मसले को हल करना जानता है। हमें नहीं खबर कि जो जहनी प्रॉब्लम, मसला, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बायपोलर या कोई भी हम फेस कर रहे हैं, उसके अच्छे साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट अवेलेबल है। अगर आप फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरे पास बेशुमार ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इसीलिए आते हैं कि हमारा ये मसला है, आप हल कर दीजिए। चंद दिन पहले अबरीना मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया जो बड़ा अच्छा यंग वकील है, लायर, उसने मुझे आके कहा कि कासिम साहब ये तस्वीर है, ये सारे स्टेटस है, ये सिचुएशंस हैं, मुझे बताइए मैं शादी करूं या ना करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग आज अपना फैसला करने जाने से पहले भी किसी प्रोफेशनल से पूछते हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गुजारिश ये है कि आप किसी भी मसले की तरफ अगर फेस कर रहे हैं या आपको खदशा है कि कोई मसला आ सकता है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे से मुशावरत करके, कंसल्ट करके कुछ सोल्यूशन ले लीजिए ताकि आपको तंगी ना हो। वही बात है कि दिल में रख रख के चीजों को वो सिर्फ एक जो है वो पहाड़ बनता जाएगा प्रॉब्लम्स का। तो कोई ऐसा शख्स जरूर देखें जो आपका दोस्त हो, आपका रिलेटिव हो, कोई प्रोफेशनल हो जो कि इन मामलात को आपके सॉल्व कर सके और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आ सके कि अपनी जिंदगी के मसाइल को जो है वो आप सॉल्व कर सके। तो इंशाल्लाह कासिम साहब अब अगले हफ्ते दोबारा से किसी नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग आएंगे और शो को कंटिन्यू करेंगे। आप
आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और फीडबैक आप देने के लिए ईमेल कर सकते हैं djbarira@fm100pakistan.com। इसके साथ आप फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। कासिम शाह साहब का पेज आपने डेफिनेटली किया होगा ऑलरेडी ज्वाइन, लेकिन आप कासिम शाह साहब के पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम वीडियोस भी अपनी अपलोड करते हैं, और साथ आप आरजे बरीरा फैसल खान मेरा पेज है जहाँ पर आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है, और बहुत खुशी होती है आप लोगों के अच्छे कमेंट्स पढ़ के, जो आप लोग तारीफ करते हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीक। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा।